देखिए, अमेरिका की खोज यहाँ के थे स्पेन के निवासी कोलंबस। कौन सा? कोलंबस स्पेन के निवासी, जो कि भारत की खोज करने के लिए निकले थे और दिशा सूचक केंद्र के अभाव के कारण या भटक जाने के कारण वह यहाँ से अमेरिका पहुंच गए, जो कि एक उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को खोज कर डाले, जो कि किसी भी महादेश से वह टच नहीं करती है, भूमि से। ठीक है, और इस सब का विस्तार पूर्वक जानेंगे कि जो ये विस्तार पूर्वक अध्ययन, ये जो हम लोग का उत्तरी अमेरिका दिखाई दे रहा है, दक्षिण अमेरिका दिखाई दे रहा है, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन अमेरिको वेस्पुची ने किए थे और इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th NCERT इतिहास अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसके पहले हमने कुछ क्लिप देखे किस तरह से खोज हुआ। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यूट्यूब परिवार के फैमिली में जुड़े नहीं हो तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी क्लास के सभी विषयों को कॉन्सेप्ट रूप से विस्तार पूर्वक तैयारी कराई जाती है, जिससे आप लोग अपने सभी सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट रूप से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग इस चैप्टर को पूरा विस्तार पूर्वक एक ही वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। धैर्य के साथ बैठ जाइएगा, कॉपी किताब नोट्स ले लीजिएगा। ये जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग खोज कर उतारते हैं तो ये आपके लिए मुक्ता की बात हो जाएगी, क्योंकि इसके बीच बीच में कहीं इसमें इसको रेजा कर मिटका कर नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे वह लिखा रहे होंगे, आपको समझाया जा रहा होगा। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि बिना समझ के ज्ञान होता है, क्योंकि बिना समझ के ज्ञान बेकार है। आप लोग अगर लिख लेते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, अपनी कहानी सुना ही होगा, तो ये सब जैसे करते हैं, पोथी खाली सिर्फ पढ़ने के लिए बनाते हैं, तो ये आपके लिए मूर्खता बात हो जाएगी। दोस्तों देखिए, तो हम लोग का है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो जो हम लोग जानते हैं कि अमेरिका की खोज हम लोग का 1492 ईस्वी में कोलंबस, जो कि स्पेन का निवासी है। तो स्पेन जो देश है, जो कि हमने एक छोटे से वीडियो में जाना था कि जो स्पेन जो देश है वह अफ्रीका महादेश के ऊपर और यूरोप महादेश में है, और स्पेन के बगल में ही यहाँ पे था पुर्तगाल, बगल में पुर्तगाल के जो वास्को डी गामा है वो भारत खोज किए थे। और क्योंकि एक जो किरावल नामक जहाज है, और बोल सकते हैं कि दिशा सूचक यंत्र ये विकसित हो चुका था। किरावल नामक जहाज जो तेजी से चलने वाला एक हल्की जहाज था, जो कि हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में ही पढ़ चुके हैं। दोस्तों, जो हम लोग का था दिशा सूचक यंत्र, यह यूरोपवासी अरबों से सीखे थे। किन से सीखे थे? अरबों से इसका अध्ययन करना सीखे थे। और चुंबकीय विधि से भी सीखता है, जिसका ध्रुव दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर होता है। तो क्या हुआ कि जो वास्को डी गामा थे वह कहाँ निकले थे? हम लोग का खोज करने के लिए, भारत खोज करने के लिए। और पहले जानिएगा कि जो विश्व के इतिहास में आधुनिक कालखंड है वो यूरोपीय देशों में 15वीं शताब्दी यानी 1400 ईस्वी के बाहर और 1500 ईस्वी के पहले। तो क्या बोलते हैं, 15वीं शताब्दी में समुद्र मार्ग की खोज करने के लिए दूसरे देशों को होड़ लग गई थी, यानी सभी देश खोजना चाह रहे थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सबका खोज हुआ है, जो कि हमने एक्सरसाइज 1 में पढ़ चुके हैं। अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या हुआ था, होड़ लग गया था, क्योंकि दूसरे भूखंड को खोजने का कारण था धर्म युद्धों के बीच युद्ध, और एक सेकंड कारण कर सकते हैं कि इन लोगों का नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना। यूरोपवासी चाहते थे कि वो नए व्यापारी मार्ग को विकसित करें और अपने आप को यूरोप की जो व्यवस्था, यूरोप की जो देश है उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, व्यापार वाणिज्य के माध्यम से उनमें उन सभी देशों में समृद्धि बनाई जाए। ये सब उद्देश्य के कारण उन्होंने नए नए भूखंड को खोजना शुरू कर चुके थे, वहाँ के जो साहसी नाविक थे। जैसे हमने चर्चा किया था वास्को डी गामा के जो खोज किए, वास्को डी गामा जब भारत खोज किए तो काफ़ी साहसी थे, जिनको 1 साल लग गया था पूरे समुद्र में यात्रा करते हुए। सोचिए कि एक रात आप लोग नाव से किसी समुद्र में रहिएगा, जो चारों तरफ से हमें अनंत दिखाई देती है, या उसके पहले कई भ्रांतियाँ है कि आप डूब जाइएगा, आपको जानवर खा जाएंगे। उस भ्रांतियाँ को तोड़ते हुए, उस नियम को तोड़ते हुए आप धैर्यवान के साथ, सहनशीलता के साथ उस समुद्र में आए हैं। किसके लिए? नए भूखंड को खोजने के लिए। तो उनका तो साथ दिया था अब्दुल मजीद, लेकिन जैसे ही कोलंबस को किसी ने साथ नहीं दिया था तो वो भारत आने के बजाय कहाँ पहुँच गए थे? उत्तरी अमेरिका पहुंच गए थे। अब उत्तरी अमेरिका पहुंच गए तो जानते हो क्या बोले? वह उत्तरी अमेरिका पहुंच गए और कहते हैं कि क्या यह रेड इंडियन है,
क्या यह रेड इंडियन है? तो ये सब बोर्ड को नहीं होता है कि हमें जाना होता है मान लीजिए कि लखनऊ, हमें जाना होता है मान लीजिए दिल्ली, तो हम जिस पथ पर जा रहे होते हैं हम लोग का आत्मविश्वास नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम लोग सही पथ पर चल रहे हैं। तो वहाँ के जो हमारे दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, माता पिता होते हैं, मतलब आसपास के रोड पर, तो पूछते हैं कि हम सही पथ पर जा रहे हैं क्या, हम दिल्ली वाले पथ पर जा रहे हैं? तो ये सब क्वेश्चन हम लोग उनसे पूछते हैं। तो ये पहुंच गए अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कि वाकई हम भारत पहुंच गए हैं, इसके लिए वो कह रहे थे उत्तरी अमेरिका में पहुंचकर यह रेड इंडियन है, रेड इंडियन है, वो बोल रहे थे। तो जो वहाँ के लोग थे अपने आप को इसी तरह से रेड इंडियन उनका नाम पड़ गया। तो पूछता है कि किस देश का मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है? तो अमेरिका। तो यहाँ से हम लोग का फर्स्ट क्लियर हुआ कि 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप का खोज हुआ था। कब? 1492 ईस्वी में। और देखिए अमेरिका तो महाद्वीप का खोज हो चुका था, लेकिन जो कि हमने बताया था कि अमेरिकी वेस्पुची जो भूखंड शुरू में ही बता चुके हैं, अमेरिकी वेस्पुची ने खोज किए थे। अब देखिए जो उत्तरी अमेरिका है उस पर मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड का वर्चस्व था, यानी उस पर शासन कर रहे थे। जो इंग्लैंड थे और फ्रांस थे वह अमेरिका को क्या बना दिए थे? उपनिवेशवाद बना दिए थे। क्या बना दिए थे? उपनिवेशवाद, अपना उपनिवेशवाद, और उस पर साम्राज्यवाद स्थापित कर चुके थे। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, साम्राज्यवाद किसे कहते हैं। हम इसे जल्दी से ही रिमाइंड कर देते हैं संक्षिप्त में। देखिए उपनिवेशवाद क्या होता है कि जब कोई देश अपने से भिन्न संस्कृति वाले देश पर जाकर अपना सिर्फ आर्थिक अधिकार करते हैं तो उपनिवेशवाद कहलाता है। समझिए मेरे बात को। जैसे मान लीजिए कि इंग्लैंड हुआ, भारत में आकर कह रहा है कि आर्थिक अधिकार मतलब का, ये जो वस्तु बेचोगे उस पर मुझे टैक्स चाहिए, ये बेचा जाएगा काची डस्टर, इस पर मुझे टैक्स चाहिए, जैसा मन तैसा हम लगा रहे हैं आपके ही देश पर आकर। तो यही होता है उपनिवेशवाद। अब साम्राज्यवाद मतलब नाम से स्पष्ट है कि किसी देश पर हमें क्या करना है, साम्राज्य को स्थापित करना है, उससे ही हम लोग बोलते हैं साम्राज्यवाद। तो देखिए तो वहाँ पे था उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, और भारत में भी बहुत सारे देशों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था, लेकिन अंत तक सिर्फ इंग्लैंड ही बना रहा, और जो पुर्तगाल था वो एक छोटा सा राज्य गोवा में ही सीमित रह गया, जो कि 1962 ईस्वी में आज़ादी के बाद उसे खेदा गया है। अब देखेंगे कि जो हम लोग का अमेरिका में जो ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना था, ब्रिटिश ने अपना साम्राज्यवाद स्थापित किया था, वह किसके शासनकाल में किया था? तो देखिए जो ब्रिटिश जो साम्राज्यवाद अपना स्थापित किया था वह जेम्स प्रथम के शासनकाल में, किनके शासनकाल में? जेम्स प्रथम के शासनकाल में स्थापित किए थे। किस तरह से हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि भारत में प्रथम अंग्रेज जाने वाला राजदूत कौन था? हॉकिंस, जो कि कैप्टन हॉकिंस था, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, और वैसा जैसे पहले पुर्तगाल आया, फिर वर्चस्व लग गया था, व्यापार के लिए हो लग गया था, क्योंकि यहाँ से तो माल अच्छी तरह से जा रहा था। सबसे पहले तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो अरब था भूखंड के माध्यम से, पहले तो भूमि के माध्यम से व्यापार होता था, तो हम लोग का भारत का सामान हुआ, अरब का सामान हुआ, ये श्रीलंका का सामान हुआ, बांग्लादेश का सामान हुआ, पाकिस्तान का सामान हुआ, ये सब क्या होते थे? ये सब सामान जाकर अरब में जाते थे, अरब के माध्यम से ही यूरोपीय कंट्री ले जाती थी। तो इन पे काफ़ी कर लग जाता था, वो वस्तु को ले जाते कर लग जाता था, जो वस्तु क्या होते थे काफ़ी महंगा हो जाती थी, जिससे कारण उनको मुनाफा कम होता था। तो सोच रहे थे कि क्यों ना हम एक नए मार्ग और सीधी मार्ग खोजा जाए, जिससे कारण ही हो लग गई थी खोजने के चक्कर में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो कुस्तुनिया था जिसका पतन 1453 ईस्वी में हुआ है, वहाँ पे भारी मात्रा में कर लगाया जा रहा था। अब देखिए जो रेड इंडियन है अमेरिका के मूल निवासी है, यहाँ पे हम लोगों ने जाना। अब जानेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण। ठीक है, अब जानेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण। दोस्तों पहले का कारण है हम लोग का कि उपनिवेश में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। उपनिवेश में मतलब जैसे उपनिवेशवाद स्थापित किए थे, उन लोगों का राजनीतिक जो प्रभाव था उसका अभाव कैसे था। देखिए तो अमेरिकी में जो थे, पहले जानिए
कि जो अमेरिका में मूल निवासी थे रेड इंडियन। दोस्तों क्या हुआ था, जो रेड इंडियन मूल निवासी थे ना, और अमेरिका में काफ़ी सारे जंगल थे। क्या थे? काफ़ी सारे जंगल थे। आप लोग जानते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया महादेश में वर्तमान में जंगल में आग लगा था, वह 6-6 महीना साल भर लगा रह जाता है जिसके कारण से बहुत सारे पशु पक्षियों की भी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से जंगल थे। अब देखिए जो इंग्लैंड थे, इंग्लैंड के जो लोग आए थे वो वहाँ के जंगलों को काट कर अपने देशों में ले जा रहे थे, निर्यात कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी महंगे जंगल थे, जो कि अमेरिका वासी को तो क्या नहीं था, क्योंकि वो अपना घर समझते थे, अपना वह निवास समझते थे। और वहाँ के जो रेड इंडियन के जो बोल सकते हैं मूल निवासी थे, उनको वो लोग मार डाल रहे थे। जिसको भी देख रहे थे उसको भी मार डाल रहे थे, जिसको भी देख रहे थे उसको भी मार डाल रहे थे। जो लुकाए छुपाए बच गए जंगलों में, वही सिर्फ बचे थे, जो कि आज़ादी के बाद काफ़ी उजागर हुआ है। बोस्टन की टी चाय पार्टी घटना हुआ है, तो उसमें रेड इंडियन की लाल ड्रेस पहनकर हमला बोला गया है। इस सब पर हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए यही था राजनीतिक कारण कि उन लोगों का जो उपनिवेश का गवर्नर था जेम्स प्रथम, बोल सकते हैं काफ़ी निरंकुश था। वह चाहता था कि हम लोग अमेरिका को इस पर अच्छी तरीके से उपनिवेशवाद स्थापित कर चुके और साम्राज्यवाद भी स्थापित कर सके, यानी उसका हम लोग जानेंगे कैसे घमंड उसको चूर हुआ है नेक्स्ट में। अब देखिए जो सेकंड था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण जो हम लोग अमेरिका विजय हुआ, उसके सेकंड कारण था बोल सकते हैं कि भौगोलिक दूरी। क्या था? भौगोलिक दूरी। अब देखिएगा यहाँ पे है स्पेन और उसी के पुर्तगाल है, और यहाँ पे हम लोग का इंग्लैंड। ठीक है, मानचित्र में देखिएगा तो इंग्लैंड से भारत आकर वो अपना सैनिक साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, क्योंकि भारत को 200 वर्ष तक गुलाम कर दिए थे। क्योंकि उस समय इंग्लैंड जो था एक छोटा सा देश, पूरे विश्व बोल सकते हैं विश्व के अधिकांश देश पर अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था। अगर दूसरे देश वाले के लोग ग्रम दल अपनाते थे, ब्रिटिश को खेदना चाहते थे, तो वह वहां से सैनिक बुलाकर हमला कर देता था, जो कि आपने 1857 के क्रांति में देखे ही होंगे कि जब 1857 के क्रांति में मंगल पांडे जी ने विरोध किए तो तुर्की से सेना बुलाकर उन पर अटैक करा दिया गया था, जिससे कारण उनकी जो नीति थी वह फेल हो गई भारी सैनिकों को देखकर। तब उसी तरीके से क्या हुआ कि इंग्लैंड जो था इसमें अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि इन्होंने तो 1400 बोल सकते हैं कि इनका सबसे पहले तो अमेरिका में स्थापित कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि इंग्लैंड और अमेरिका के बीच जो भौगोलिक जो दूरी थी अमेरिका और इंग्लैंड के बीच, उस समय के लिए काफ़ी ज़्यादा दूरी थी, क्योंकि उस समय वह आधुनिक जो हम लोग करते हैं कि जहाज एरोप्लेन से सैनिक भेज देते हैं, उस समय ये नहीं था। इतना आधुनिक ढंग से हम लोग क्या था उस समय विकसित नहीं था। और बोल सकते हैं कि यह जो दोनों क्षेत्र था अटलांटिक महासागर, पूछ सकता है कि हम लोग का इंग्लैंड किस महासागर किनारे है, तो अटलांटिक महासागर किनारे है। उत्तरी अमेरिका किस महादेश के किनारे है, तो अटलांटिक महासागर। यानी अटलांटिक महासागर हुआ ये, इस एक और इंग्लैंड है, एक और हम लोग का उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, तो उनमें ये काफ़ी डिस्टेंस था, जिससे सैनिकों को बुलाना और सैनिकों को ये मार्ग की तथा अमेरिका महादेश की भ्रमण का संपूर्ण ज्ञान उनके पास नहीं था। अब चलेंगे नेक्स्ट कारण कि धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद था। देखिए जहां अमेरिकी जो उपनिवेश थे और ब्रिटेन के बीच धार्मिक मतभेद का कारण सामाजिक स्तर पर भी मौजूद था। देखिए जहां ब्रिटेन वासी क्या थे, ब्रिटिश वासी लिख सकते हैं यहाँ पे, उसको मिटाकर हाँ यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। जहाँ पे हम लोग का ब्रिटिश वासी जिस धर्म को मानते थे वह है हम लोग का, वह मानते थे एंग्लिकन जो धर्म था संस्था, इसको मानते थे हम लोग का ब्रिटेन वासी। और जो हम लोग का प्यूरिटियन था इस संस्था को हम लोग का मानते थे हम लोग का अमेरिका वासी। कौन? अमेरिका वासी, अमेरिका के लोग मानते थे। इनमें काफ़ी ही भेदभाव था। और देखिए जो हम लोग का इंग्लैंड के भी जो सताए हुए लोग थे धर्म से, बोल सकते हैं कि उनको मतभेद किया गया था, वो प्रोटेस्टेंट थे, उन्होंने छोड़कर प्यूरिटन धर्म में शरण ले ली थी। इंग्लैंड के भी लोग शरण ले ली थी, जो कि अमेरिका की क्रांति में शान देंगे, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जो क्या हुआ था
कि जो ब्रिटिश समाज था वह सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित था। सामंतवादी जहाँ भी सामंत अपना स्थापित करता था और कुलीन व्यवस्था पर आधारित था, जबकि अमेरिका जो समाज था, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि प्रजातंत्र की परिभाषा वहीं से दी गई है, वहीं से निकला है, और प्रजातंत्र को मानने वाला, चाहे गणतंत्र की जननी कहलाने वाला वही देश यानी गणतंत्रात्मक समाज था, प्रजातंत्रात्मक समाज था। और अमेरिका में धार्मिक एवं सामाजिक जो समानता थी वह विद्यमान थी, जिसे अमेरिका जो स्वतंत्रता संग्राम था वो उनमें एकजुट था, काफ़ी मजबूत बल मिला। और देखिए चौथा कारण जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है वह है सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध देखते हैं कहाँ आपको बोर्ड पर लिखा है, जो कि 4 नंबर का पॉइंट है, सप्तवर्षीय युद्ध। जो कि 1756 से 1763 यानी 7 साल तक यह युद्ध चला था, इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध बोलते हैं। इसमें अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्रामी थे इनको काफ़ी बल मिला अपने उपनिवेशवाद को समाप्त करने में, इंग्लैंड के प्रति लड़ाई में, यानी अपने अमेरिका को आज़ाद करने के लिए। तो देखिए जो सप्तवर्षीय युद्ध चला था यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, किन दो देशों के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह जो युद्ध था वह चला था। आप समझिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला था जब अमेरिका वासी ने देखा कि यह दोनों देश जो हम लोगों पर अपना शासन स्थापित किए हैं, वर्चस्व स्थापित किए हैं, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, तो हम क्यों ना इनके विरुद्ध लड़ाई करें। क्योंकि आप लोग समझते हैं, जानते हैं कि जो सप्तवर्षीय युद्ध था इसमें भी हम लोग को यहाँ ये जो इंग्लैंड थे ये भारत में भी थे, तो इस समय भी वहाँ पे भी सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव पड़ा था, जो कि फ्रांस को कर्नाटक ने सहायता दिया था, कर्नाटक राज्य ने। और यहाँ पे फिर भी फ्रांस का हार हो चुका था। सप्तवर्षीय युद्ध में किसका हार हो चुका था, फ्रांस का हार हो चुका था। तो फ्रांस के जो पराजय की भय थी वह तो समाप्त हो गई, बूझ गए। जो उपनिवेशवादी थे वह किलर हो गए, उनका लक्ष्य दिखाई देने लगा कि अब हम लोग का टारगेट इंग्लैंड बच गया है, हम लोग का जो साम्राज्य स्थापित किया है वह अब इंग्लैंड बच गया, उनका लक्ष्य खुल गया। इस युद्ध के बाद एक टिप्पणी करते हैं, जानते हैं कौन, पोलार्ड। देखिए पोलार्ड जो है, एक पोलार्ड जो है आप लोग के लिए टिप्पणी करते हैं, इस लड़ाई के टिप्पणी करते हैं कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया, यानी इच्छुक थे कि हम लोग कैसे स्वतंत्र हों इन लोगों के चंगुल से, इन लोगों के साम्राज्यवाद से। तो अब उन लोगों का लक्ष्य, उन लोगों का जो गोल है वह फिक्स हो गया कि हम लोगों को अब इंग्लैंड के प्रति ही सहज रहना है, लड़ना है और दम धैर्य के साथ उनके प्रति लड़ना है। और आधुनिक हथियार भी नहीं थे तब उन्होंने डटकर मुकाबला किए। अब हम लोग चलेंगे, इनका कथन आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इनका कथन लिख लीजिए कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। अब चलेंगे 5 नंबर प्रश्न पर है। 5 नंबर हम लोग का कारण है कि प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। तो देखिए उपनिवेश जो वासी थे उनका बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों के दोनों का आर्थिक जो मातृदेश है था। और देखिए जो मुक्त व्यापार की नीति थी उनको भी धारण करने की विकसित हो चुकी थी। मुक्त व्यापार की नीति जो कि भारत में भी लागू था, यह मुक्त व्यापार की नीति आप लोग समझ चुके हैं बरगेट में ही। यह ऐसा नीति था कि जब कोई देश मतलब जिस पर उपनिवेशवाद स्थापित है यह अपना सामान बनाया हुआ है, अगर यह निर्यात करता है, बेचता है, तो इस पर भी वह कर लगा देता था कि मुझे कर दीजिए। मान लीजिए कि 20 रुपये का वस्तु है, इस पर वह 5 रुपये कर लगा दिया तो 25 रुपया हो गया। तो हम तो कुछ फायदा के लिए बेचेंगे ना भाई, तो हम तो 30 रुपये के लिए बेचेंगे, तो महंगा हो जाएगा। और वह 25 रुपये का वस्तु है, वो अपने वाले वस्तु पर कर नहीं लगाता था, तो 25 रुपये में बेच देता था। मतलब 20 रुपये का वस्तु है तो 5 रुपये का लगाया था ना, तो 25 में बेचता था। तो किसको सस्ता भाव नहीं पसंद है, तो वह इस तरह से चाहता था कि मुक्त व्यापार नीति अपनाकर सिर्फ वही कच्चा माल से औद्योगिक क्रांति के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करे, खुद वह बेचे, जिसके अमेरिका वासी जो थे काफ़ी असंतुष्ट हो चुके थे। भारत में भी इसका असंतुष्ट का कारण था। अब देखिए आपत्तिजनक कर था यही जो हम बता रहे हैं कि 1765 ईस्वी में, कब 1765 ईस्वी में जो कि स्टाम्प एक्ट लगा है,
1765 ईस्वी में, यहाँ पे देखिए 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट लगा है, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले द्वारा लगाया गया था, जो कि बोल सकते हैं कि इसके अनुसार जो वहाँ के थे कागज थे, बोल सकते हैं कि अखबार थे, उस पर 20 शिलिंग की स्टाम्प जो बेचना होता था उस पर 20 शिलिंग की स्टाम्प लगाना होता था। इस कानून से उपनिवेशवादी जो थे व्यापक मात्रा में विरोध किए, उनमें आग लग चुकी थी, इस आक्रोशित हो चुके थे कि अब जो इंग्लैंड के वस्तु है, जो हम लोग का बोल सकते हैं कि जो हम लोग उपनिवेशवाद स्थापित किए हैं, उनकी जो वस्तु आएगी उनको हम लोग विरोध करेंगे। किस तरह से भारत में जब चल रहा था हम लोग का महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन, उस समय पूरा बहिष्कार हो रहा था इंग्लैंड के सभी वस्तुओं को, सभी स्कूलों को, सभी कॉलेजों को, उनके वस्त्रों को जलाया जा रहा था, उनके स्कूलों में विद्रोह किया जा रहा था, उनके बेंचों को जलाया जा रहा था, और अदालत जज सब विरोध कर रहे थे। उसी तरीका से अब अमेरिका वासी विरोध करना चालू कर दिए थे कि अब हम लोग इंग्लैंड के कोई भी जो इंग्लैंड के जो उपनिवेशवादी है उनकी वस्तुओं को यूज नहीं करेंगे, यानी अब हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो देखिए, तो 1965 ईस्वी में तो स्टाम्प एक्ट लागू हुआ था, और 1967 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने जो उपभोक्ता वस्तु थी, जो आयातकार वस्तुएं थी, उस पर कर लगा। जो कर लगाने वाली वस्तुएं थी, याद रखिएगा, कागज था, शीशा था, चाय था, रोगन था। कागज था, शीशा था, चाय था, रोगन था, ये सब वस्तुओं पर कर लगाया गया था। अब उपनिवेशवासी ने इन करों का व्यापक विरोध किया था। अब बोल सकते हैं कि जो एक सैमुअल एडम्स, कौन? सैमुअल एडम्स, देखिए दिखाते हैं, हाँ देखिए यहाँ आप लोग को, हाँ सैमुअल एडम्स, देखिए यहाँ पे समझिए, तत्कालीन कारण, जो कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण भी है, बोस्टन की चाय पार्टी, जिसके नायक थे सैमुअल एडम्स, जो कि आप लोग को लिए दिखाने वाले हैं कि 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में उन्होंने वहाँ की जो चाय की पेटी थी उसको गिरा दिए थे। तो देखिए, जो सैमुअल एडम्स थे, उनका नारा था कि प्रतिनिधित्व नहीं, तो उनका नारा था कि हम लोग का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है, हम लोग का अपना खुद राजा नहीं है, हम लोग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तब तक हम कर नहीं देंगे, इस वस्तु का हम कर नहीं देंगे। तो सैमुअल एडम्स का प्रसिद्ध नारा है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। पूछ सकता है इस तरह से भी कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, किनारे किसने दिया था? तो सैमुअल एडम्स। कब दिए थे? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में। कब, किस क्रांति के दिन की? तो बोस्टन की टी चाय पार्टी की घटना हुई थी। क्या हुआ था कि देखिए, अमेरिका के जो वासी थे वह चाय ले जा रहे थे समुद्र के माध्यम से ब्रिटेन, अमेरिका से, तो वहाँ उन्होंने लाल वस्त्र पहनकर, रेड इंडियन जो वहाँ के मूल निवासी है उनके वस्त्र पहनकर वहाँ पे वो पहुँच गए, और सभी जो चाय की पेटियाँ थी वह समुद्र में उझिल दिए। बहुत मस्त विरोध किए थे, वह उझिल दिए, सभी समुद्र लाल लाल हो गई। चाय देखिएगा, जब चाय पत्ती जैसे बोलते हैं, इसमें निकोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसमें जब डालते हैं पानी में तो लाल हो जाती है, तो उन्होंने पानी में डाला, समुद्र पूरी लाल लाल हो गई, दिखाई दे रहा था लाल। तो देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने जाना, अध्ययन किया, और इसी क्रांति ने, यानी उसी समय उपनिवेशवादी थे वो कई संस्थाएं बना चुके थे, जैसे संगठन, जैसे भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना हुआ था ना, मतलब बहुत सारे संगठन बना था, जैसे गरम दल, नरम दल। तो उसी तरीका से अमेरिका वासियों में हम किस लिए भारत की तुलना कर रहे हैं, ताकि आप लोग को समझ में आवे। तो देखिए, तो उसी तरीका से अमेरिका वासियों ने भी अपना संस्था बनाने लगे, जिनमें प्रमुख संस्थाएं थी सैद्धांता के पुत्र, सैद्धांता के पुत्रिया प्रमुख संस्थाएं थी। अब चलते हैं कुछ और कारण के बारे में जानने के लिए। देखिए, और कारण था 7 नंबर में, लेखक एवं प्रचारों की भूमिका। मतलब देखिए, किसी भी देश की आज़ादी दिलाने के लिए या किसी भी मुद्दा पर बहस करने के लिए अगर आपकी सरकार बोल सकते हैं कि क्रूरता का भाव अपनाए, प्रजातंत्र में खो दे, लोकतंत्र में खो दे, इसके लिए जो वहाँ के लेखक होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, विचारक होते हैं या विपक्षी दल होते हैं, वह उस बिल पर अपना बात अवश्य रखते हैं कि हमारी जनता के लिए संतुष्ट नहीं है। तो देखिए, उसी तरीका से जैसे मान लीजिए किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन तो सरकार को लग रहा है अच्छा है, या किसान को लग रहा है खराब है, तो अपना बात रख रहा है कि नहीं रख रहा है, तो दोनों की आपसी सहमति होगी। उसी से लेखक जो है वह उजागर करते हैं। जैसे लिखा जाता था, नारा भी दी जाती है कि जैसे करो या मरो,
दिल्ली चलो, इस सब नारे से जो वहाँ के दर्शक होते हैं, नागरिक होते हैं, उनमें आग उत्पन्न होती है, फाड़ उत्पन्न होती है कि हम तो अब स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहेंगे। उसी तरह से वहाँ के लेखक जो थे उन्होंने भी चालू कर चुके थे। तो 1776 जो कि अमेरिका पूर्ण स्वतंत्रता होने वाला है, तो उस समय 1776 ईस्वी में टॉमस पेन द्वारा, जो कि हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं, किसमें, फ्रांस की स्वतंत्रता क्रांति में। तो 1776 ईस्वी में टॉमस पेन ने एक लघु पत्रिका, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 1776 ईस्वी में टॉमस पेन ने एक लघु पत्रिका कॉमन सेंस, किसकी, कॉमन सेंस की रचना की। टॉमस पेन ने कॉमन सेंस को प्रकाशित किया। यह अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजना की भावना लाई स्वतंत्रता के प्रति। अब देखिए जो टॉमस जेफसन था, जो कि यहाँ पे आने वाला है, टॉमस जेफसन, जो कि अमेरिका में पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को इन्हीं के द्वारा घोषणा पत्र तैयार कर दिया गया था। और इसी समय अमेरिका जो था पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, पूर्ण स्वतंत्रता हो चुका था। इन्होंने स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहित किया और घोषणा पत्र जारी किया था। अब चलेंगे 8 नंबर कारण। तो देखिए 8 कारण है हम लोग का कि जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। इंग्लैंड के जो शासक थे वह जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति, जो कि हम आगे बताए थे कि चर्चा करेंगे, वह निरंकुश की नीति अपनाए थे, जो कि इंग्लैंड में भी बोल सकते हैं कि अलोकप्रिय थी, एकदम साफा बोल सकते हैं कि कड़क स्वभाव के राजनेता के रूप में यहाँ पे वह आए थे। अब तत्कालीन कारण जो कि बोस्टन की टी चाय पार्टी की घटना कि आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट समझा दिया गया है, तत्कालीन कारण आप लोग को यहाँ पूछता है। अब देखिए जो कि उसी समय क्या हुआ कि अब अमेरिका स्वतंत्रता के कगार पर आ चुका था। तो अमेरिका में कितने उपनिवेश देश से थे, 13। कितने थे, 13। यह पूछता है जो कि आप लोगों को कितना उपनिवेश था, आप लोग याद रखिएगा 13, जो कि आप लोगों को अब बोर्ड पर दिखाई दे रहा है 13 का नाम। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेश थे कि प्रतिनिधियों को बुलाया गया, कहाँ था, बुलाया गया था फिलाडेल्फिया शहर पर। किस शहर में, फिलाडेल्फिया शहर में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में बुलाया गया था और उस सम्मेलन में कहा गया था कि ब्रिटिश कानूनों का अब हम लोग क्या करना है, विरोध करना है। तो इस तरीका से कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी में दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ। वहाँ पर ही स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया था, जो कि टॉमस जेफसन द्वारा जारी किया गया था। अब देखिए जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि अमेरिका जो था वह पेरिस के संधि, जो कि 3 फरवरी 1783 ईस्वी को समाप्त हो गई थी। पेरिस के संधि कब हुआ था, देखिए यहाँ पे पेरिस के संधि जो हम लोग का हुआ था 3 फरवरी 1783 ईस्वी को अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था वह पूरी तरह समाप्त हो चुका था। और वहाँ का संविधान 1787 ईस्वी में बना और 1789 ईस्वी में लागू हुआ। क्योंकि भारत का संविधान किस तरह से 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को बनना शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 में 28 दिन में। उसी तरह से ये भी तैयार हो चुका था 1787 ईस्वी में। अब जान लेंगे कि विश्व में प्रथम जो था लेने का अधिकार, देखिए कौन कौन सा है कि प्रजातंत्र की स्थापना। पूछता है कि प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई। आपको बताना है कि प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। फिर पूछा जाए किस देश को आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है, तो बताना है अमेरिका। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो आपको बताना है अमेरिका। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब होता है कि किसी भी देश को राजकीय दर्जा न देना, अर्थात आप किसी भी धर्म को राजकीय दर्जा न देना। दोस्तों जानिए, अगर जैसे भारत में सिख, मुस्लिम, बौद्ध, जैन और सारे धर्म है, फारसी,
तो इस सभी धर्म को, किसी भी धर्म को राजकीय दर्जा नहीं दिया गया कि तुम श्रेष्ठ हो, हिंदुत्व राज्य है नहीं बोला गया है, नहीं बोला गया है। जैसे इस्लामी स्टेट होते हैं इसे नहीं बोला गया है। यानी सभी धर्मों को यहाँ पे जो नागरिक है उनका समान अधिकार है, अपना धर्म को पूजा कर सकते हैं, मान सकते हैं, रह सकते हैं। यानी कोई भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दी गई है, इसे ही बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब देखिए जो पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम लिखित संविधान किसके द्वारा लागू किया गया था, तो बताना है अमेरिका के द्वारा। पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम यानी विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किसके द्वारा लागू किया गया है, तो अमेरिका। तो कहाँ बना है, तो अमेरिका। वह देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है कि 1787 ईस्वी में निर्माण हुआ, 1789 ईस्वी में लागू हुआ। अब देखिए मनुष्य की समानता और मौलिक अधिकार की घोषणा किसके द्वारा की गया था, सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की घोषणा अमेरिका द्वारा, अमेरिका संविधान में की गई है। क्योंकि जो पूछता है कि भारत का भी मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका। किस तरह से मौलिक कर्तव्य, तो रूस होता है। और जो जर्मनी का वायमर, जो कि हम लोग का आने वाला है 4 लेसन में विश्व युद्ध पढ़ेंगे, तो जो जर्मनी का वायमर का संविधान से हम लोग का लिया गया है, आपातकालीन की स्थिति लिया गया है, उससे नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। बहुत सारे तत्व जो हम लोग का है वह भारतीय संविधान का में लिया गया है। मौलिक अधिकार में होता है कि हम लोग प्रति कुछ अधिकार है, हम लोग का अपना अधिकार है, जैसे बोलने की अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि भाग 3 में संबंधित है। और बोलने की जैसे प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार 19(1) में, उससे अनुच्छेद और भाग सब संविधान में वर्णित होता है। अब हम लोग चलेंगे कि यहाँ पे कि जो जॉर्ज वाशिंगटन था वह अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था, बोल सकते हैं। और ये एक कुशल नेता था, कुशल हीरो था, कुशल नायक था। ये काफ़ी दिमाग से था, दिमाग चलाते थे। लड़ाई के प्रति भी जानेंगे कि योगदान क्या था लड़ाई में किनका किनका। तो स्वतंत्रता संग्राम के बोल सकते हैं कि ये नायक थे। अब इनके बारे में थोड़ा लास्ट में आएंगे चर्चा करने के लिए। तो अब चल लेते हैं कि इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ। तो देखिए इस क्रांति का सबसे पहले का प्रमुख कारण था कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण जो फ्रांस की क्रांति थी, आप लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 3 में, वह अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से काफ़ी प्रभावित हुए थे। इस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसके परिणाम पर। परिणाम फर्स्ट में यह हुआ कि इंग्लैंड तब इस साम्राज्यवाद जो अपना स्थापित किया था वो समाप्त कर चुका था, खो गया। तो क्या हुआ, उसके हाथ से एक बोल सकते हैं कि मजबूत और बोल सकते हैं कि शक्तिशाली जो था देश और समृद्धशाली जो परिणाम फर्स्ट। देखिए जो इंग्लैंड जो था वह अपना साम्राज्यवाद स्थापित किया था वो तब खो गया। अब इंग्लैंड के जो हाथ में था एक बोल सकते हैं कि कीमती उपनिवेश, वह हाथ से निकल गया, वह हाथ से निकल गया। कीमती बोल सकते हैं काफ़ी वहाँ से, वह अच्छे बोल सकते हैं कि चाय वो था, वन था, वो सब का वहाँ से निर्यात करता था, अपने देशों में ले जाता था। और वहाँ जो मुक्त व्यापार की नीति थी ये भी अब समाप्त हो गया था। उसके बाद से जो वहाँ के जॉर्ज जो तृतीय था, राजा का निरंकुशवादी जो था, वो भी धीरे धीरे उनके जो घमंड था उनके मंत्रियों के प्रति वह भी अब समाप्त हो गया। और जो जॉर्ज तृतीय था वह तानाशाह बनने के लिए सोच रहे थे, उनका जो सपना था वह चूर-चूर हो गया। और देखिए बोल सकते हैं कि जो कैथोलिक धर्म के थे, कौन से धर्म के, कैथोलिक धर्म के थे, जो अमेरिका में आके प्यूरिटियन जो धर्म जो अमेरिका का था वह अपनाए थे, उनको भी क्या किया गया, मताधिकार दिया गया, उनको भी स्वतंत्रता अधिकार दिया गया। मताधिकार उसे बोलते हैं जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है तो वह अपना मत दे सकता है, मत दे सकता है यानी वोट दे सकता है। वह किसे चुनना चाहता है, किसे अपना प्रतिनिधित्व चुनना चाहता है, जो कि अभी यहाँ पे हम बताने वाले हैं प्रजातंत्र की परिभाषा। जान लेते हैं यहीं पे। ये देखिए जो अब्राहम लिंकन थे कि भारत में अब्राहम जो लिंकन थे अमेरिका का प्रधानमंत्री 1860 ईस्वी में बने थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका का प्रधानमंत्री 1860 ईस्वी में बने थे। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एक दास प्रथा था, जो कि बोल सकते हैं कि इंग्लैंड जो था किसी भी देश पर साम्राज्य स्थापित करता था तो उसके जो नाव होते थे उसको खोने के लिए या जो कच्चे माल होते थे उस सामान को नाव पर लदने के लिए वह बंधुआ मजदूर बना लेता था, गिरमिटिया मजदूर बना लेता था, कर दे देता था महाजनों द्वारा। और जब महाजन कर दे देते थे तो वह जो बेचारे हमारे जो देश के थे अमेरिका वासी जो थे वह उतना पढ़े लिखे नहीं थे, उन पर इतना शुद्ध ब्याज लादा जाता था कि वह कभी कर चुका ही नहीं पाते थे। अगर वह न चुका
पाने के कारण में उनके बेटा, उनके घर वाले किसी भी सदस्य को वहाँ पे काम करना होता था। ऐसी कभी कभी कंडीशन आ जाती थी कि अगर क्या होता था कि कोई कॉल के बोझ दबा हुआ है तो कहता था मालिक मालिक मेरे बेटे को भी ले लीजिए साथ साथ। तो ऐसा ऐसा कर कर साफा बंद हुआ मस्जिद बनते जा रहे थे। उनका उद्देश्य ये था कि जब नाव चल रही थी तो उसको खेने के लिए, ले जाने के लिए, देखिएगा फिल्म में भी दिखाया जाता होगा, तो दास प्रथा, जो दास थे वह लगे रहते थे, हमेशा काम करते थे। आज यही कारण है कि देश में कोई भी देश इधर से उधर उनके नागरिक हैं, और सबसे ज़्यादा भारत में है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा दास बना था। तो देखिए 1808 ईस्वी में दासों का अवैध निर्यात किया जाता था। निर्यात मतलब का एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता था। अगर दूसरे देश से कोई सामान लाया जाता है तो आयात कहलाता है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देखिए 1 जनवरी 1863 ईस्वी को, कब 1 जनवरी 1863 ईस्वी को दास प्रथा का अंत हुआ और 1808 ईस्वी में अमेरिका में चालू हो चुका था। तभी क्या हुआ कि अमेरिका में अब्राहम लिंकन जैसे आदमी आए और दास प्रथा को अंत कर दिए। मुझे कि बहुत बड़ा ये योगदान दिए। आप फिर समझते हैं, इनका नारा था, यानी जो प्रजातंत्र की जननी बोला जाता है, या बोल सकते हैं कि प्रजातंत्र का परिभाषा था। प्रजातंत्र का परिभाषा यह था कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। इनकी हत्या जो थी जॉन विल्किंस बूथ ने कर दी थी। इनकी हत्या किसने की थी? जॉन विल्किंस बूथ के द्वारा कर दी गई थी। इनका ये जो नारा था याद रखिएगा, प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक छूट रहा था कि उपनिवेश सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाले ब्रिटिश के सेनापति, जब लड़ाई तो चला था तो कोई ना कोई सेनापति अवश्य होगा जो कि आत्मसमर्पण किया होगा कि हम आप हार चुके हैं, हम आप लोगों पर साम्राज्यवाद हटा रहे हैं, उपनिवेशवाद हटा रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए हम लोगों को। तो वह थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1781 ईस्वी में क्या किए थे, वहाँ पर समाप्त हो चुका था, तभी जाकर 1787 ईस्वी में आज़ाद हो गया अमेरिका। अब देखिए जो कॉर्नवालिस थे, इनको भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के शासन काल में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। कौन सा बंदोबस्त? अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था, जिसके भूमि के मालिक जमींदार होते थे, जो कि 20 वर्षों के लिए लागू होता था। अब देखिए जो कॉर्नवालिस जो थे, इनको भारतीय नागरिक सेवा का जनक क्या कहा जाता था? भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। अब देखिए और परिणाम में हुआ क्या कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से फ्रांस भी क्या हुआ? प्रभावित हुआ। और जो फ्रांस में निरंकुश जो राजतंत्र थी, उनके प्रति जागरूकता भावना आने लगी कि अब हम लोग भी निरंकुश सत्ता को हटाएंगे। जो बोलते हैं तानाशाह, इस शासन को हटाया जाएगा, अब खुद यहाँ पे प्रजातंत्रात्मक शासन की स्थापना की जाएगी, लोकतंत्र साम्राज्य स्थापित करेंगे। अब देखिए और लिखित संविधान से जो कानून में बोल सकते हैं कि महिलाओं का संपत्ति का अधिकार भी दिया गया। महिलाओं का संपत्ति का अधिकार अमेरिका स्वतंत्र संग्राम से मिलना शुरू हो गया। सभी देशों ने भी इससे अपनाना शुरू कर दिया, इसे भारत ने भी अपनाया है। महिलाओं का संपत्ति का अधिकार, यानी मान लीजिए कि एक पिताजी का 2 बेटे हैं, यानी एक बेटा और एक बेटी, तो जो बेटी है ना उसका भी अधिकार है उस संपत्ति में, वह भी अपना अधिकार जमा सकती है। लेकिन अधिकांशतः इधर तो गांव या मोहल्ले में नहीं होता है, शहर में ऐसा होता है कि बेटे की भी संपत्ति का अधिकार दिया जाता है। या मान लीजिए कि किसी पिताजी का पुत्र नहीं है, बेटी है, तो उसका अधिकार है कि हाँ वो उसकी बेटी का क्या है, वह संपत्ति है, न कि कोई दूसरा उस पर अधिकार कर सकता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे। अब देखिए कि इस क्रांति के बाद से जो कि हम लोग फ्रांस की क्रांति में अवश्य ही जानेंगे पूरा विस्तारपूर्वक, वहाँ के बुद्धिजीवियों के बारे में, जो थे मॉन्टेस्क्यू। क्या थे? मॉन्टेस्क्यू। देखिए मॉन्टेस्क्यू जो थे, उन्होंने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत दिए थे। शक्ति के पृथक्करण यानी क्या? जो शक्ति है, एक राजा, एक शासक, एक समूह के अंतर्गत नहीं रहेगा, एक संस्था के अंतर्गत नहीं रहेगा। यानी उन्होंने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों भागों में बांट दिया। यही शक्ति का पृथक्करण भारत में भी लागू है। यानी न्यायालय काम न्यायपालिका करेगी, कार्यपालिका करेगी, राज्यसभा लोकसभा सबका काम बांट दिया गया। इस तरह से शक्ति का पृथक्करण हुआ।
प्रथम बार लिखित संविधान का लागू हुआ, धर्मनिरपेक्ष की स्थापना हुआ, लोकतांत्रिक गणराज्य सभी अपनाया गया। और भारत में बोल सकते हैं कि क्रांति 1789 ईस्वी में इसी क्रांति का प्रभाव था और औद्योगिक क्रांति में भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। अब देखिए बोल सकते हैं कि इंग्लैंड की असफलता के कारण क्या क्या थे, ये आपसे पूछा जाए तो बताइएगा। इंग्लैंड की असफलता के कारण इंग्लैंड जो था वह बोल सकते हैं कि अमेरिका से काफ़ी दूर था, यानी 3000 मील दूरी पर था। कितना मील दूरी पर था? 3000 मील दूरी पर था, यानी अटलांटिक महासागर के एक ओर, अटलांटिक महासागर के एक किनारे अमेरिका था। तो जो वहाँ पे जो सेना के थी, सेना अगर लड़ाई कर रही है तो वहाँ पे भोजन, जैसे कारगिल का जब युद्ध चल रहा था तो भारतीय सैनिक 7-7 दिन 5-5 दिन भूखे प्यासे लड़ रहे थे। बुझिए कि उस सेना को हमें हमेशा याद करनी चाहिए और नाम लेना चाहिए कि वो भूखे प्यासे कैसे लड़ रहे थे। भगत सिंह 1 महीना तक आमरण अनशन पर बैठ गए अपनी बातों को मीडिया के प्रति लाने के लिए। तो जो सेना के था, इंग्लैंड की जो सेना लड़ रही थी अमेरिका में, उनके पास बोल सकते हैं कि भोजन यानी रसद, लड़ाई के लिए सामग्री, वह सब पहुंचाने में ब्रिटेन के जो लोग थे वह असमर्थ थे। और जो वहाँ के जो था इंग्लैंड के बोल सकते हैं वह नज़रअंदाज कर रहे थे कि अमेरिका के प्रति उतनी शक्ति है। वह समझ रहे थे कि जो अमेरिका में जो लोग बोल सकते हैं कि बोस्टन की चाय पर इकट्ठा हुआ था, तो वो लोग समझ रहे थे कि ये लोग जो थे वो अपने घर ही में लड़ रहे हैं, अपने मतभेद है। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उत्सुकता के साथ आप लोगों को खरीदने के लिए लगे हैं कि आप लोग जाओ मेरे देश से साम्राज्यवाद स्थापित ना करो, ऐसा उन लोगों का नीति था। और बोल सकते हैं कि जो अमेरिका थे उनके नागरिक में एकता और उत्साह था। अगर एकता और उत्साह हो, उमंग के साथ कोई भी टॉपिक याद किया जाए उसको याद करने में काफ़ी सहूलियत होती है। दोस्तों आप लोग आशा करते हैं कि उमंग के साथ इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ रहे होंगे। अगर आपको यहाँ पे अगर प्यास लग गई हो तो तुरंत वीडियो को रोककर पानी पीकर यहीं से पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि आप लोगों को कंटिन्यूटी पढ़ना है और प्रश्न उत्तर को भी देखना है। अगर लंबा वीडियो लगे तो पहुँच कर सेकेंड बार में प्रश्न उत्तर पर आइएगा, लेकिन ध्यान पर पढ़िएगा। यही ना कि पढ़ने के नाम पर आप लोग समय बर्बाद कर रहे होंगे। आशा कर रहे होंगे कि जो भी हम बोल रहे हैं वो अगर अच्छी बात लग रही हो तो आप लोग नोटबुक में लिखते चल रहे होंगे। तो देखिए वह था। और बोल सकते हैं कि जो वहाँ के सैनिक थे, ब्रिटेन के सैनिक थे, वो भूखंड से यानी अमेरिका के जो भूखंड था उसके वह उतना वह परिचित नहीं थे। और बोल सकते हैं कि अमेरिका के जो जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वह एक योग्य नेता मिल गए थे और बड़े धैर्यवान। धैर्य रखिए, आपका प्रश्न तो आने वाला है। यानी सबसे बड़ा चीज़ होता है धैर्य रखना, ठीक है। समय आएगा आपका काम होने वाला है। धैर्य रखिए, साहस था उनमें, कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को क्या किए, पराजित किए। अब हम लोग चलेंगे अपने एक्सरसाइज के प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न उत्तर में हम लोग का आप लोग की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। आप लोगों का विकल्प दिखाई दे रहा है, आप लोग इसे चिन्हित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। फिर दिया है कि कॉमन सेंस की रचना किसने किया था। कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन ने किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। स्टॉप एक्ट 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। अब देखिए कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो स्वतंत्रता संग्राम में लॉर्ड ब्लेजली था। कौन था? लॉर्ड ब्लेजली। और हारने के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अब देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संविधान कब लागू हुआ था। लागू हुआ था 1789 ईस्वी। 1789 जो कि आप लोग को विकल्प नंबर ख है। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश ने लागू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, अमेरिका। 7 है किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। तो हमने चर्चा किया था पेरिस की संधि के द्वारा, जो कि विकल्प नंबर क में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति हम लोग का वाशिंगटन था। कौन था? वाशिंगटन, जो कि घर नंबर दिखाई दे रहा है। 9 नंबर है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। सप्तवर्षीय देश यानी ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच हुआ था, जो कि आप लोगों को ग नंबर में दिखाई दे रहा है।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आप लोग की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला है कि लेसर फेयर का सिद्धांत किसने दिया था, यानी मुक्त व्यापार की नीति का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। पढ़ लीजिएगा, एडम स्मिथ ने दिया था। अब देखिए बी 2 नंबर शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, तो मॉन्टेस्क्यू, जो कि हम अभी चर्चा किए थे। सेनापति लफायते डैश का रहने वाला था, तो जो सेनापति लफायते जो था वह फ्रांस का रहने वाला था। अब देखिए 4 नंबर है कि जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का डैश था, तो जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का शासक था, चाहे राजा था, आप लोग भर सकते हैं। अब देखिए 5 नंबर दिया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नई दुनिया का पता किसने लगाया, तो नई दुनिया का पता ऑप्शन भरिए कोलंबस ने लगाया। अमेरिका में इंग्लैंड के अमेरिका में अंग्रेजों यानी इंग्लैंड के 10 उपनिवेश थे, 13, जो कि आप लोग को नाम आगे ही दिखा दिया गया है। आप लोग जानिए 8 नंबर कि सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन के स्थापना किसने कहाँ हुई थी, यानी गणतंत्रात्मक की जननी किस देश को कहा जाता है, तो अमेरिका मारना है, अमेरिका भर देना है। अब हम लोग का है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण कौन था, तो भर दीजिए बोस्टन की चाय पार्टी, ठीक है, की घटना थी। 10 नंबर है कि राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है, तो भर दीजिए थॉमस पेन, जो कि 1776 ईस्वी में लिखे थे। अब चलिए सही गलती का मिलान करें, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ आप लोग सुनते रहिए, अपने नोटबुकों में करते रहिए। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये पूछा गया है, तो जी हाँ सही है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब दिया है कि अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है, गलत, अमेरिका अमेरिकी महादेश में स्थित है। 3 नंबर कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता का पुत्र एवं पुत्रिया संगठन का निर्माण हुआ था, सही, जो कि आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 4 नंबर अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था, ये तो गलत है, क्योंकि अमेरिका की खोज कोलंबस नहीं किया था, ठीक है। 5 नंबर कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया, गलत, फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया, ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच खुद 7 वर्षीय युद्ध हुआ है 56 से 63 ईस्वी में, 1756 से 63 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 कि अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था, जी हाँ सही, जो कि आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिए 7 के स्टॉप एक्ट ग्रैनविले द्वारा पारित किया गया था, जी हाँ सही, ये भी आप लोगों का सही हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर में हम लोग कहा कि निम्नलिखित के उत्तर 10 शब्दों में ही देना है, मात्र कितना, 10 शब्दों में ही देना, बोल सकते हैं कि अति लघु प्रश्न है, ठीक है, यानी अति लघु प्रश्न है। पहला दिया हम लोग का कि गणतंत्र, देखिए दोस्तों हम बोलेंगे आप लोग लिखते चलिएगा, आशा करेंगे कि आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। हम लोग का दिया है गणतंत्र, वर्ड है गणतंत्र, लिखिए गणतंत्र के बारे में। गणतंत्र जिस शासन में सभी राजकीय अधिकार जनता में निहित होती है, उसे वैसे शासन को गणतंत्र कहा जाता है। पुनः सुन लीजिए कि जिस शासन में सभी राजकीय अधिकार जनता में निहित होती है, उसे गणतंत्र कहा जाता है। जैसे भारत, देखिए भारत में ही अधिकार है कि जिसको भी चाहेगा उसको भी राजनेता बना लेगा, भारत हुआ, अमेरिका हुआ, इस तरह से बहुत सारे हैं, ठीक है, देश हैं। अब चलते हैं सेकंड, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी मिला हुआ अधिकार। देखिए तो जन्म के साथ ही, लिखिए जन्म के साथ ही व्यक्ति को मिले मूल अधिकार को, जन्म के साथ ही व्यक्ति को मिले मूल अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है, ठीक है। अब लिखिए 3 नंबर है हम लोग का माताधिकार, क्या है, माताधिकार। माताधिकार लिखिए किसी भी निर्वाचन के लिए, या मुखिया का चुनाव हो, या राज्यसभा या लोकसभा, ठीक है, देखिए किसी भी निर्वाचन के लिए एक निश्चित आयु के नागरिक को मिले मतदान के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। लिख लीजिए फिर से, किसी भी निर्वाचन में
एक निश्चित आयु के व्यक्ति को मिले मतदान के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। फिर है हम लोग का उपनिवेश। तो उपनिवेश लिख सकते हैं कि जब कोई देश अपने से भिन्न संस्कृति वाले देश पर जाकर अपना आर्थिक अधिकार करता है, सिर्फ आर्थिक अधिकार करता है, उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। अब चलिए दिया है राजतंत्र। राजतंत्र लिख सकते हैं कि जिस शासन में शासन के सारे अधिकार एक राजा के अंतर्गत राजा के अधीन होते हैं, उसे राजतंत्र कहते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई दिया है। चलिए तो लिखिए, अमेरिका या नई दुनिया की खोज इसलिए हुई कि भारत की खोज में निकला कोलंबस भटककर अमेरिका पहुंच गया। उसके बाद से बोलेंगे कि उसी समय उसको लगा कि चाहे समझ लिया कि यह भारत है। उसके बाद यह घटना 1492 की थी। ठीक है, बाद में जब पता चला कि भारत की खोज हो जाने के बाद कि भारत वह नहीं था, तो यूरोपवासियों ने उसको एक नई दुनिया कहा। हालांकि यह अमेरिका के नाम से ही प्रचलित रहा। तो बोल सकते हैं कि जहाँ तक की बात है कि इसकी खोज अनजाने में हुई, यानी अमेरिका की खोज अनजाने में हुई। पहले से समझ बूझकर कोई नीति बनाकर कोई यात्री नहीं गया था खोजने के लिए। प्रश्न नंबर 2 कि नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ कैसे। दोस्तों आपने बातों को सुनिए, पहुँच कर लिख लीजिए, और दोस्तों अपने भाषा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ मेरे से टाइटल से लीजिए कैसे प्रश्न को जवाब देना है। नई दुनिया खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ कैसे। तो देखिए, नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान इस अर्थ में साबित हुआ, इस कारण साबित हुआ कि बिना प्रयत्न के, यानी बिना उसे परिश्रम किए, बिना उसे मेहनत किए, उसको इतना समृद्धशाली और बड़ा एक भूखंड यानी देश मिल गया। ठीक है, और इंग्लैंड के जो वासी थे, जो असंतुष्ट थे इंग्लैंड में, वो वहाँ पे भी आए। ठीक है, लिख सकते हैं, और जिससे वहाँ की जो जनसंख्या थी उस पर भी नियंत्रण हो सका। इंग्लैंड की जो जनसंख्या थी उस पर राहत मिली। दूसरी ओर जो अंग्रेज में थे, अमेरिका वासी जो थे, उनको जो जिन्हें मूल निवासी रेड इंडियन कहा जाता है, उनको मारकर क्या किए, वह अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, और जो इधर उधर बच गए वही आज वर्तमान में हैं। ठीक है, इंग्लैंड वालों ने वहाँ जंगलों को काट कर खेती किया, क्योंकि काफ़ी मात्रा में भूमि वहाँ पे उपजाऊ होती है, और गेहूँ सबसे ज़्यादा विश्व में तो वहीं होता है, अमेरिका में। ठीक है, तो ये बात नहीं लिखना है, सिर्फ समझते चलना है। अमेरिका जो गेहूं के गोदाम से इंग्लैंड भरने लगा, इसके लिए एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, ये भी लिख सकते हैं, यानी कृषि के लिए पर्याप्त भूमि मिल गई। अब प्रश्न नंबर 3 है कि मुक्त व्यापार के सिद्धांत को उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया कैसे। तो लिखिए इस बात को कि मुक्त व्यापार का सिद्धांत का प्रचार प्रसार उस काल से प्रारंभ हो गया जब ये चारों तरफ जितने भी इंग्लैंड के थे देश, उन सब पर ब्रिटिशवासी मुक्त व्यापार जो उपनिवेशवाद स्थापित किए थे उस पर लागू कर दिए थे। तो इंग्लैंड अपने उपनिवेश जो अमेरिका का था आर्थिक शोषण ही कर रहा था, तो उपनिवेशवासी उससे जो अमेरिका के जो नागरिक थे वो उससे क्या थे, अटैक करने के लिए विद्रोह करने लगे थे जब आर्थिक शोषण ही कर रहा था। तो इस प्रकार देखते हैं कि व्यापार को राज्य कर से मुक्त रखना चाहते थे वो वहाँ के जो नागरिक थे, और मुक्त व्यापार के सिद्धांत को उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। 4 नंबर प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर ही प्रभाव डाला कैसे। तो लिख सकते हैं कि देखिए कि जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जब क्रांति चल रहा था तो इसमें फ्रांसीसी सैनिकों ने भी भाग लिया था, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध में बताए थे लिया था। तो फ्रांसीसी सेना के जो इसमें नेतृत्व कर रहे थे लफायते, कौन थे, लफायते, कौन थे, लफायते, लिख लीजिएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय
फ्रांसीसी सेना ने भी भाग लिया था। उस समय फ्रांस के जो सेनापति थे वह थे लफायते, जो कि युद्ध के बाद जब वो फ्रांस में पहुंचे तो वहाँ के जो राजतंत्र था उसके विरुद्ध उन्होंने जनता में यानी गांव-गांव में जाकर यानी सभी जनता को प्रचार करने लगे। निरंकुश सत्ता के प्रति हटाने के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार करने लगे। और बोल सकते हैं कि जो लड़ाई के कारण इंग्लैंड भी प्रभावित हुआ था। लड़ाई के कारण देखो दो देश लड़ाई होती है, दोनों देश प्रभावित होता है, कोई थोड़ा ज़्यादा होता है तो कोई थोड़ा कम होता है। तो इंग्लैंड भी पूरा बुरी तरह से प्रभावित हुआ था और फ्रांस भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। तो सप्तवर्षीय युद्ध के कारण ही अमेरिका के वासी को दम लग गया कि हमारा गोल इंग्लैंड को हराना, और वह इंग्लैंड जो कि अब पूरा कमज़ोर हो चुका था थोड़ा बहुत, तो उसको भी आसानी से हरा दिए और फ्रांस भी इधर कमज़ोर हो चुका था। तो बोल सकते हैं कि जनता पर करों का बोझ बढ़ता जा रहा था। तो जो आया था हम लोग का लफायते, इन्होंने अपने प्रचार किया और फ्रांस में क्रांति की देन हो चुकी थी। फ्रांस के जो जनता थे उन्होंने राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। प्रश्न नंबर 5 कि क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों ने औपनिवेशिक विश्व को प्रभावित किया? तो लिख लीजिए, सब आपके बुक में ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया गया है, आप लोग हेडिंग जाकर टच कीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए लिख लीजिए कि निश्चित रूप से यह कहना उचित होगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम सफलता और इसके परिणामों से औपनिवेशिक विश्व को काफ़ी ही प्रभावित किया। जितने भी देश में औपनिवेशिक साम्राज्यवाद स्थापित किया गया था उसको काफ़ी प्रभावित किया। उन्होंने जितने भी देश थे उन्होंने देखा कि जब ये देश अपना साम्राज्य ले सकता है तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते। जैसे फ्रांस वाला देखिए जो लफायते था, जाकर प्रचार किया, वहाँ पर भी अब लड़ाई चालू हो गया था। तो अब ये देखिए वह ऐसा समय था तो विश्व के कोने कोने में यूरोप के किसी न किसी देश का उपनिवेशवाद स्थापित हो चुका था। इंग्लैंड जो था या अदर भी देश थे वह सभी किसी न किसी देश के जरूर वह उपनिवेश हो चुके थे। जैसे भारत इंग्लैंड का उपनिवेश हो चुका था, तो इसमें भी क्रांति की लहर जगी कि नहीं, हमें भी आप उपनिवेशवाद अपने आप पर समाप्त कर डालना है। तो काफ़ी सभी देशों को इन्होंने प्रभावित कर दिया था। ठीक है, अब लिख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पाइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग का कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के किन्हीं 3 कारणों की विवेचना कीजिए, जो कि हम शुरू में 8 कारण की विवेचना किए हैं, उनमें से 3 ही कारण को आप लोगों को लिखना है। तो लिख सकते हैं कि जैसे लिख सकते हैं राजनीतिक वाला, राजनीतिक में लिख सकते हैं कि अमेरिका उपनिवेश में अधिक संख्या में क्या थे, इंग्लैंड वासी थे, क्योंकि जब वो आए थे तो रेड इंडियन को मार डाले थे। क्या कहते थे, रेड इंडियन को मार डाले थे, जो बच्चे कुछ थे वह थे, और इंग्लैंड के जो थे, क्योंकि इंग्लैंड के जो देश था वहाँ के लोग किस धर्म को मानते थे, तो वहाँ के जो धर्म के लोग थे वह मानते थे यहाँ पे उस धर्म के लोग मानते थे हम लोग का एगिलकन को। ठीक है, एगिलकन जो धर्म था, एगिलकन वहाँ धर्म मानते थे। लेकिन जो यहाँ के लोग थे वह कैथोलिक समाज के थे, वह प्यूरिटन धर्म को मानते थे। जो वहाँ से असंतुष्ट होकर आए थे इंग्लैंड वासी, ये भी जिस पर इंग्लैंड के मूल वहाँ के नागरिक था क्या किया था, गुलाम किया था, उपनिवेशवाद स्थापित किया था, वो इस धर्म को मानते थे। धर्म में ही अपने आप में मतभेद हो गया था। ठीक है, तो ये भी एक स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग देने के लिए महत्वपूर्ण कारण हो चुके थे। धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में अंतर में भी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि आपत्तिजनक कर जो कि 20 सीलिंग वाला स्टाफ था, स्टाफ एक्ट के बारे में लिख सकते हैं, जो कि आप लोग को बोर्ड पर दिखाया गया था, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले द्वारा लागू किया गया था। ये सब बातों को आप लोग आसानी से संक्षिप्त जानकारी यानी आप लोग को बुक में दिया गया है, उसी में से आप मस्ट 3-4 लाइन कर लिख सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आप लोग को विस्तारपूर्वक समझाया जाए तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी संग्राम ने विश्व को कैसे प्रभावित किया। तो देखिए लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी साम्राज्य ने विश्व को बोल सकते हैं कि निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित किया। तो पहला लिख सकते हैं कि विश्व भर की जनता में शासन में भागीदारी की ललक पैदा हो गई कि हमें अब अपना शासन स्थापित करना है, हमें अपना प्रतिनिधित्व रखना है, हमें अपने पर दूसरे किसी को प्रतिनिधित्व नहीं करने देना है। और सेकेंड कि जनता धार्मिक स्वतंत्रता चाहती थी, यानी धर्मनिरपेक्ष की स्थापना चाहती थी। तीसरा का लिख सकते थे कि कोई भी देश
अपना चाहता था कि मेरे ऊपर मेरा ही देश का कानून लागू हो, किसी दूसरे देश का कानून न लागू हो। जैसे देखिए इंग्लैंड आया था तो भारत में क्या किया था, नील विद्रोह, जैसे नील की खेती लगाने के लिए कर दिया था, मुक्त व्यापार लागू कर दिया था। तो उन लोगों का कानून था, हम लोग का आज कानून है। तो कोई भी देश के नागरिक चाहता है कि हमारा बनाया हुआ कानून हमारे लागू हो, न कि दूसरे किसी का हम नियम का पालन करें। दूसरे किसी के नियम किसी भी देश के लिए खराब ही होता है। वो पूछ सकते हैं कि गुलाम हो गया क्योंकि हम अपने लिए नियम नहीं बनाकर लागू कर रहे हैं, यानी संविधान के प्रति, धर्मनिरपेक्ष के प्रति, धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति। अब चलते हैं कि 4 नंबर जो था हम लोग का कि अमेरिका में गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई और वहाँ जो बुद्धिजीवी थे वह प्रेरित करने लगे लोगों को अपने लेखों के माध्यम से, अपने बोलने के माध्यम से प्रचार करने लगे। जैसे मॉन्टेस्क्यू ने बोल सकते हैं कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, और जो थॉमस पेन जो थे वह कॉमन सेंस पुस्तक को लिखकर क्रांति में और आग फायर उत्पन्न किए थे। अब लिख सकते हैं जो 5 नंबर हम लोग का एग्जाम्पल कि देखिए जो फ्रांस की क्रांति जो थी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से काफ़ी प्रभावित हुई थी, और बोल सकते हैं कि फ्रांसीसी सैनिकों ने भी युद्ध में भाग लिया था, जिन्होंने राजा के विरुद्ध खड़ा होकर जनता के लिए तैयार किया और सफलता हासिल की। जो कि लफायते जो था वह जाकर जनता को उजागर किया कि हमें अब निरंकुश राजा, निरंकुश शासक नहीं चाहिए। जो कि लुई 16वां जो था ना, लुई 16वां जिसके पत्नी मेरी अंतोइनेट जो कि फिजूलखर्ची खर्चा करती थी, वह कहता था कि हम लोग के पास भोजन करने के लिए पैसा नहीं है, वह फिजूलखर्ची खर्चा करती है। कैसा शासन, हम लोग अपने अधिकार के लड़ेंगे। तो एक होता है बुद्धिजीवी की आवाज़, एक होता है पत्रकारिता की आवाज़, जो कि काफ़ी प्रभावित किया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 हम लोग का कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ऐसा करते हैं। देखिए तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला लिख सकते हैं कि जो ब्रिटेन जो था बोल सकते हैं कि एक बहुमूल्य, एक अच्छे जो बड़े भूखंड जो था उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि जो अमेरिका जो था वह कृषि यानी गेहूं के उत्पादन करने में काफ़ी अच्छा था। कि इंग्लैंड के जो गोदाम थे गेहूं से काफ़ी भरे हुए थे, मक्का से भरे हुए थे। आपको पता होना चाहिए कि जब भारत में आपातकालीन लागू हुआ था तो इंदिरा गांधी के द्वारा ही अमेरिका से सहयोग मांगा गया था, जो कि वहाँ से हम लोगों को मक्का मिला था सहायता के लिए, भोजन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपात स्थिति बन चुकी थी, भोजन नहीं थे, सभी लोग तरफ तरफ रहते। तो बोल सकते हैं यही कि भूखंड निकल गया। और दोनों में लिख सकते हैं कि वास्तव में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक प्रकार से वाणिज्यवाद, व्यापारी प्रतिनिधित्व के विरुद्ध खुला विद्रोह था, यानी व्यापार के हम लोग खुला व्यापार करेंगे इसके लिए उन्होंने विद्रोह किया था। और मुक्त व्यापार प्रणाली को बल प्रदान हुआ, जिसका प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। अब आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें 3 नंबर में कि जो जॉर्ज तृतीय था उसकी जो तानाशाह घमंड बनने की जो चूर थी वह चूर हो गई, उसकी जो इच्छा थी, गोल था, अभिलाषा था, वह साफा खत्म हो गया, उसकी इच्छा ही में रह गया, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। और देखिए 4 नंबर में लिख सकते हैं कि इसका परिणाम वह हुआ कि इंग्लैंड में जो राजा थे बोल सकते हैं कि वह अब वहाँ के जो धार्मिक जो था इंग्लैंड के जो आके शुरू से बचे थे, जो प्यूरिटन धर्म को मानने वाले थे, उनको बोल दिया गया कि आप लोगों को अब संपत्ति का अधिकार जो महिलाओं का है उनको भी दिया जाएगा और धार्मिक स्वतंत्रता भी दी जाएगी। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की पराजय के क्या कारण थे। ठीक है, तो लिखिएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के पराजय के निम्नलिखित कारण थे। पहला लिख लीजिएगा कि अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर के एक ओर, यानी इन दोनों के बीच काफ़ी डिस्टेंस था जो कि 300 मील की दूरी पर थे। ये हमने शुरू में ही चर्चा कर लिए थे, जो कि लास्ट में आप लोग को बुक में दिया है। ठीक है, 13 उपनिवेश के पहले वाले पेज में। ठीक है, और बी नंबर लिख सकते हैं कि अंग्रेज जो सैनिक थे वो अमेरिका के भौगोलिक बनावट से अपरिचित थे, यानी परिचित नहीं थे। उनको वहाँ की स्थिति के बिल्कुल अंदाजा नहीं था, वह पता नहीं था कि अमेरिका के सैनिकों से वो कैसे घिरे जा रहे हैं। चाहे जब तक ले किसी क्षेत्र का पता नहीं रहता है, मान लीजिए कि हम मध्य प्रदेश में अटैक करने वाला है आतंकवादी और उसको क्षेत्र का पता नहीं है बाहर निकलने का, तो भारतीय फौज तो आसानी से घेर लेगी। तो उसी तरीका से उन लोगों को क्षेत्र का अंदाजा नहीं था और बोल सकते हैं कि दूरी होने के कारण जो खाद्य सामग्री थी, रसद रकम था, फौजी हथियार था, वह सब उन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में समय समय पर नहीं पहुँच पा रहा था।
ये सब बातों को लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं 3-4 नंबर पर कि जो उपनिवेशवासी थे उनमें एकता था, उत्साह था, तो हम बोले थे कि उत्साह के साथ प्रश्न पढ़ना है। तो जो भी उत्साह के साथ काम कीजिएगा तो जीतबे करिएगा। आप लोग हार भी रहे हैं तो कहिए कि हम जीत रहे हैं। उसी तरह से आप लोग को बोर्ड में टॉपर आना है तो बोलिए कि हमें बोर्ड में टॉपर आना है। तो ऐसा कर आप लोग लिख सकते हैं। और जो था ब्रिटिश सेनापति अनुभवी तो थे ही, लेकिन अमेरिका में वह काफ़ी उनका दिमाग विचलित हो गया था कि हम लोग कैसे कब्जा करें इस बड़े एरिया को। और यहाँ के एक बोल सकते हैं कि प्रसिद्ध शासक यानी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, वो बहुत ही सूझबूझ धैर्य साहस से इस क्रांति का नेतृत्व कर ये विजय कर लिए थे। दोस्तों इस तरीक़ा से हम लोगों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो सेकेंड लेसन है उसकी थ्योरी के साथ साथ प्रश्न उत्तर पर भी कवर किए समझे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग के जो सहपाठी दोस्त हैं वो भी पढ़ सकें, क्योंकि इस पार्ट से जितने भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव बढ़ रहे हैं वो कंपटीशन के लिए भी फ़ायदेमंद है और आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है। यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपको जीवन में हमेशा नॉलेज की बात भरता रहेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।